So very good afternoon to all. Am I audible? Can anyone just respond? Am I audible or not? So a very good afternoon to all. सभी को नमस्कार. On behalf of Quality and Patient Safety Division NHSRC, we welcome you all for this 12th webinar for this particular providing NQAS implementation support for the primary healthcare facility. So Quality and Patient Safety Division NHSRC के behalf पर मैं आप सबका यहाँ पर स्वागत करता हूँ इस वेबिनार श्रृंखला में जो हमारा 12वां वेबिनार है जिसमें हम आप लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ये श्रृंखला चला रहे हैं ताकि स्टैंडर्ड्स को हम प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज पर किस तरह से सुनिश्चित करें कि वो इम्प्लीमेंट हो पाए. So to start with, we will have a quick recap of the earlier webinar which was taken on the inventory management and storage of the medications in the healthcare centers. So स्टार्ट करने से पहले एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं जो लास्ट सेशन का था जो आपका इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड सेफ स्टोरेज प्रैक्टिसेस ऑफ मेडिसिन के ऊपर था जिसमें हमने पहले आपसे इन्वेंटरी मैनेजमेंट के ऊपर बात करी. सो फर्स्ट वी टॉक्ड अबाउट द बेसिक्स ऑफ द इन्वेंटरी मैनेजमेंट एट द हेल्थ केयर फैसिलिटीज. So purpose of the inventory management is how much stock should be there in the healthcare facilities when we should reorder the medicines to maintain the adequate supply and the adequate numbers at the healthcare facility, for planning and budgeting requirements for the medicines and the consumables, and to ensure that there is no shortage of the supplies of the medicines and the consumables at the healthcare facility. जैसे हमने आपको लास्ट टाइम बताया इन्वेंटरी मैनेजमेंट का मुख्य मकसद हमारा कितना स्टॉक हमारे पास फैसिलिटी पर होना चाहिए, कब हमारे को स्टॉक को रीऑर्डर करना है ताकि कभी दवाइयों की शॉर्टेज ना हो, और इसका एक मकसद हमारा बेटर प्लानिंग है, कितना बजट हमारे को चाहिए मेडिसिन के लिए, एंड कोई भी ऐसी शॉर्टकमिंग ना रह जाए कि जिसकी वजह से हमारे पास दवाइयों और कंज्यूमेबल्स की शॉर्टेज हो हेल्थ केयर फैसिलिटी पे. इसी श्रृंखला को आगे बोलते हुए पर्पस ऑफ द इन्वेंटरी मैनेजमेंट, सो इन्वेंटरी कंट्रोल. सो इसका मुख्य कंट्रोल का जो हमारे पास पर्पस है वो है ताकि हमारे पास राइट ड्रग रहे, राइट क्वांटिटी, राइट डोजेज फॉर्म, राइट स्ट्रेंथ एंड हैव अ राइट एक्सपायरी रेट. सो व्हाट वी आर लुकिंग एट दैट द एक सही दवा हमारे पास आए, राइट क्वांटिटी में, सही मात्रा में वो वहां पर हेल्थ केयर फैसिलिटी में रहे, उसका यूज सही खुराक और डोज के फॉर्म में हो, जो भी मेडिसिन आई है क्या वो सही स्ट्रेंथ की है कि नहीं. जैसे आपने पैरासीटामोल 500 mg आपने अगर ऑर्डर किया था तो 500 mg ही आई है, कहीं 650 mg तो नहीं आई, एंड उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो उस एक्सपायरी डेट भी आपके यूज के हिसाब से उस पे हो. हमने थोड़ा सा टच किया स्टॉक रिकॉर्ड्स का कि आपको स्टॉक रिकॉर्ड्स क्यों these are important to be maintained at the healthcare facility. हमने थोड़ा सा टच किया कि क्यों स्टॉक रिकॉर्ड्स आपको हेल्थ केयर फैसिलिटी पर मेंटेन करने के लिए मदद करते हैं. दैट इज आपके पास बिकॉज यू हैव द हाई वॉल्यूम ऑफ द ड्रग्स, देयर आर वेरियस डुप्लीकेशन इन द ड्रग नेम्स एंड द डिस्क्रिप्शंस. So to avoid any duplication and to have any junk material of the medicines to be in the healthcare facility, so if you have a proper stock record, it always helps you to remove these disparities that have been showed in the slides. जब भी आप एक accurate stock record रखते हैं अपनी healthcare facility पे, ये आपको जो हमने यहाँ पर स्लाइड में आप देख रहे हैं इन सारी त्रुटियों को ऐसी त्रुटियां आपके हेल्थ फैसिलिटी पे ना हो उनको सुनिश्चित करता है. हमने आपको बताया कि आप कौन कौन से टेक्निक्स इन्वेंटरी कंट्रोल की अपनी फैसिलिटी पे लगा सकते हैं. वी जस्ट टच अपॉन द वेरियस टेक्निक्स दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन द हेल्थ केयर फैसिलिटी. दैट वाज वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल, वेयर वी आर classifying the drugs, where we are classifying the drugs based on the what is the as per the vital, essential and desirable category. Then you can also classify the drugs based on the their usage, that is fast,
स्लो एंड नॉन मूविंग कैटेगरीज, देन फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट, जो फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट technique can be implemented, and ABC analysis can also be implemented, which is related to the high value based on the cost and the cost of the medicines that are being procured. So we touched upon the various inventory, हमने थोड़ा सा टच किया इन्वेंटरी टूल्स और टेक्निक्स के बारे में जो हेल्थ केयर फैसिलिटी पे लगाई जा सकती हैं, जिसमें से हमने आपको बताया कि वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल में वर्गीकरण किया जा सकता है मेडिसिन एंड कंज्यूमेबल का। सिमिलरली जो भी आपके पास फास्ट मूविंग आइटम है, स्लो मूविंग आइटम्स है और बिल्कुल भी कम यूज होने वाली आइटम्स है, हम वैसे भी उन मेडिसिन का वर्गीकरण कर सकते हैं। एक वर्गीकरण का तरीका फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट है। जो पहली एक्सपायरी होने वाली है आपकी ड्रग, आप उसको पहले डिस्पेंस करें। और एक वर्गीकरण का तरीका हमारा एबीसी एनालिसिस है, जो कॉस्ट ऑफ द मेडिसिन से रिलेटेड है, जहां पर आपकी जितनी बड़ी कॉस्ट है मेडिसिन की, उसके हिसाब से आप फैसिलिटी अपनी मेडिसिन कंज्यूमेबल का वर्गीकरण करके उनका प्रॉपर स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। जब हम स्टॉक, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टॉक मेंटेनेंस, दीज आर द टू रिकॉर्ड्स दैट हैज टू बी मेंटेन्ड एट द हेल्थ केयर फैसिलिटी। वन इज द स्टॉक रजिस्टर, वेयर फॉर ईच ड्रग it is a monthly stock register, where for the each drug you will have a serial number, date of receiving, opening stock, here the quantity will be addressed कि कितना आपके पास quantity उस stock का when you have at the opening time of the month. Then received quantity, how much received, how much quantity have you received, if it is being received in that particular month, its batch number, its expiry date, name of the supplier, then the total quantity issued in the month, that will be recorded, name of the receiver, and in the end of the month you will have a closing stock, what is the balance amount. So this closing stock will be the opening stock for the next month, for that particular drug, sorry. So this is the format that we have given for maintaining the drug stock registers in the healthcare facility. जब हम रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, हमने आपको एक रिकॉर्ड बताया ड्रग स्टॉक रजिस्टर का, तो ये जो फॉर्मेट है आप इसको यूज कर सकते हैं, जहां पर नेम ऑफ ड्रग आ जाएगा, आप एक सीरियल नंबर उसको निर्धारण कर देंगे, जिस डेट को आप, ये मंथ के स्टार्टिंग में आपका स्टॉक खुलेगा, पिछले मंथ का जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो ऑटोमेटिकली इस मंथ का ओपनिंग स्टॉक होगा। कोई भी एडिशन आइटम जो आपने उस ट्रक की रिसीव की है उसको हम इस अगले खाने में लिख देंगे, उसका बैच नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट, नाम ऑफ द सप्लायर, कौन सा सप्लायर है जहां से आई है, और जब आप पूरे मंथ में आपने कितनी क्वांटिटी इशू करी। सो इफ यू आर सब्सट्रैक्ट, जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे आपकी क्वांटिटी इशू से आपके ओपनिंग स्टॉक में, वो आपका क्लोजिंग स्टॉक आएगा। सिमिलरली आपका यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। सो दिस इज द वन, ये फॉर्मेट आप अपना ड्रग स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करने के लिए यूज कर सकते हैं। सेकंड, वी शोड यू द फॉर्मेट फॉर द बिन गार्ड. So these are the bin cards which are being placed at the particularly almiras and the racks where the medicines are being stored. So these ये bin card आपके यूज होंगे जहां पर लगाने में उस अलमीरा में और उस रैक्स में जहां पर आपने ड्रग्स स्टोर करी हैं। इसमें आपके बिन कार्ड्स में आपका डिटेल्स लगभग सिमिलर है स्टॉक रजिस्टर की तरह। द डिटेल्स ऑफ द बिन कार्ड इज quite similar to the drug stock register that we have provided you above. So here you will again fill the date and receipt of the that particular drug, name of the supplier along with the batch number, expiry date, date of receipt, number of the units issues, number of the units that is left in the stock, that is your balance, and also the signature of the person will be there who is responsible for checking these particular quantities that have been issued and regularly updating this particular formats for the bill. Then हमने आपसे बात करी फिजिकल वेरिफिकेशन, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट when the new stock is being received at the healthcare facility. हमने आपसे इसकी फिजिकल वेरिफिकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करी कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। जब भी आपके पास नया स्टॉक आता है तो कम से कम हमें फिजिकल काउंटिंग कर लेनी चाहिए कि जितनी क्वांटिटी मैंने ऑर्डर करी थी उतनी आई ही है, जो आपने जिस मंथ का स्टॉक मांगा था क्या है उसी मंथ का है। इसी का आपका ये हेल्प करता है आपके कंजम्पशन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने में।
और आपके एवरेज मंथली कंजम्पशन के हिसाब से फिजिकल वेरिफिकेशन becomes more important. Then these are the analysis technique that we have already discussed upon. These ये आपकी टेक्निक्स जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी. फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, वाइटल एसेंशियल डिजायरेबल, फास्ट स्लो एंड नॉन मूविंग एनालिसिस. हमने लास्ट सेशन में आपसे बफर स्टॉक मैनेजमेंट की बात करी. In the last session, we also touched upon the buffer stock management, where we are looking at the access to the consumption and the trends. So every facility is needed to maintain a buffer stock. That buffer stock is required until the new drugs that you have ordered are being delivered or are in the supply to be delivered. सो बफर स्टॉक हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है मेंटेन करना हर एक ड्रग का, ताकि कभी भी ड्रग का स्टॉक आउट फैसिलिटी पे ना हो जब तक आपके पास जो आपने ऑर्डर किया है वो ड्रग डिलीवर हो रही है या सप्लाई में है. इसके लिए हमने आपको बफर स्टॉक निर्धारण करने के लिए फॉर्मूला दिया. फॉर्मूला यहाँ पर दर्शाया गया है. We also gave you the buffer stock management, formula for calculating the buffer stock. It is already being listed over here. Then we also talked about reorder level, minimum stock level, and the buffer stock or the safety stocks. हमने थोड़ा सा आपको ब्रीफ दिया था रीऑर्डर लेवल कैसे कैलकुलेट करना है, मिनिमम स्टॉक लेवल आपको कैसे मेंटेन करना है, एंड ऑब्वियसली बफर स्टॉक के बारे में हमने बात करी ही. Then we also touched upon what are the monitoring of the inventory, how you can have the monitoring of the inventory through digital platforms. So each and every state, many of the states have their specific own softwares for this particularly monitoring of the inventories at the healthcare facilities. But the concern is that these inventory softwares are not yet being percolated down to the Ayushman Arogya Mandir Sub Health Center. बहुत सारी states के अपने सॉफ्टवेयर हैं जिन पे ई मॉनिटरिंग इन्वेंटरीज की हो रही है. बस एक कंसर्न हमारे पास ये आता है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर तक, सब हेल्थ सेंटर तक ये सारे अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं. तो तब तक आपको मैनुअल ही मॉनिटरिंग ऑफ द इन्वेंटरी करने पड़ेगी. एट द नेशनल लेवल वी हैव द डीवीडीएमएस सॉफ्टवेयर. नेशनल लेवल पर हमारे पास डीवीडीएमएस का सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू real time monitoring of the stock management and the inventory management can be done at the healthcare facility. So we have a DBDMS software at the national level through which we are monitoring the real time stock management and the inventory management at the healthcare facilities. Second session was related to the safe storage and distribution of the medicines. जो हमारा सेकंड सेशन लास्ट वेबिनार में था वो था सेफ स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में. इसमें हमने आपको बताया फिजिकल वेरिफिकेशन मेडिसिन की, फिर उसके बाद आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन यू हैव टू डू द एंट्रीज एंड देन अपडेट द एंट्रीज, अपडेट इट इन द सॉफ्टवेयर एज वेल. हमने आपको बताया कि पहले आप फिजिकल वेरीफाई कर ले, एक्सपायरी, बैच नंबर, लेबलिंग, फिजिकल कंडीशन इत्यादि. उसके बाद उसकी एंट्री आप प्रदान करें अपने स्टॉक लेजर में, और उसके बाद फिर सिमिलरली उसी एंट्रीज को आप अपडेट करें अपने आईटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में भी. Then we discussed about the storage requirements at the Ayushman Arogya Mandir. So as you all are aware, there are 4 classifications when we are talking about the storage, that is temperature specific storage requirements, physical storage requirements, storage of the pediatric medication and management of the look-alike and sound-alike drugs. हमने स्टोरेज को 4 क्लासिफिकेशन में बांटा, जिसमें हमने जो वो दवाइयां जिसमें आपको तापमान विशिष्ट कंडीशंस का ध्यान रखना है, फिजिकल जो स्टोरेज की रिक्वायरमेंट्स हैं उनका ध्यान रखना है, स्टोरेज ऑफ द पीडियाट्रिक मेडिसिन आप कैसे करेंगे उनका अलग से ध्यान रखना है, और जो दवाइयां आपकी एक जैसी देखने में लगती हैं या एक जैसी बोलने में लगती हैं उनका आपका स्टोरेज को कैसे करना है. दीज आर द 4 स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स. These are the 4 storage requirements that we touched upon at that time. So, as we said, look-alike and sound-alike medicines. So, जैसे हमने कहा वो दवाइयां जो बोलने में या देखने में एक जैसी हैं
you have to create a separate list of these particular medicines, and these lists should be readily available at the dispensing counter, at the storage area also. You need to have, आपको एक लिस्ट बनानी है उन दवाइयों की जो आपके सेंटर पर देखने में एक जैसी हैं या बोलने में एक जैसी हैं। ये लिस्ट आपके डिस्पेंसिंग काउंटर पर और आपके स्टोरेज एरिया में पेस्टेड होनी चाहिए, और आपके स्टाफ को इन दवाइयों के बारे में पता होना चाहिए। जब भी आप इन दवाइयों की लेबलिंग कर रहे हो, देयर इज अ पर्टिकुलर, तब एक पर्टिकुलर जो हमारे पास रिकमेंडेड मेथड है इनको लेबलिंग करने का, जिसको हम टॉलमैन लेटरिंग कहते हैं, उसमें उस तरह से आप इसका लेबल करेंगे मेडिसिन का। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लेबलिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर lookalike sound-alike medicines, the recommended method of the Tolman lettering has to be adopted as shown in the slide over here. These are the particularly storage and temperature requirements that are listed for each kind of the medicines and the consumables that required temperature control, that required refrigeration, freezer, deep freezer, store in the dry place. So ये हमने आपको storage condition की and recommended limits बताई, but the important aspect is that when you are putting these medication in particular area where as per the storage requirement, there should be some provision for monitoring those particular temperature requirements in that particular area also. तो ये storage requirements तो आपके पास हैं, लेकिन क्या ये वहां पर उस तरह का टेम्परेचर, उस तरह का ह्यूमिडिटी मेंटेन हो भी रही है? इसके लिए हेल्थ केयर फैसिलिटी पर कोई प्रावधान होना चाहिए, ताकि हम सुनिश्चित कर सकें कि जैसा रिकमेंडेड आपके पास टेम्परेचर लिमिट्स थी, क्या वो मेंटेन हो भी रही हैं कि नहीं। देन we touched upon the storage and the dispensing of the narcotics and the psychotropic drugs. उसके बाद हमने आपसे बात करी स्टोरेज और डिस्पेंसिंग का नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स पर। सो जब भी जो भी आपके पास नारकोटिक्स ड्रग्स जो बिल्कुल ही कम मात्रा में सब सेंटर्स पर हैं, कुछ स्टेट्स में हैं, these narcotics drugs has to be stored in double lock and key. It has to be dispensed only through the prescription of the registered medical prescription by validating the prescription, and each prescription should contain only one narcotics per prescription that is allowed as per the law, and prescription must be legible, current and cannot be modified. जब हम नारकोटिक्स डिस्पेंसिंग की बात कर रहे हैं, नारकोटिक्स आप तभी डिस्पेंस कर सकते हैं अगर उसका प्रिस्क्रिप्शन आपके पास हो। एज पर द लॉ एक प्रिस्क्रिप्शन पर सिर्फ एक ही नारकोटिक ड्रग डिस्पेंस हो सकती है। जब हम स्टोरेज की बात कर रहे हैं, आपको जितनी भी नारकोटिक्स ड्रग्स है उनको डबल लॉक एंड की में ही रखना है, और इसकी अलग सेपरेट लिस्ट आपके पास हेल्थ केयर फैसिलिटी पर होनी चाहिए। सो दिस इज द ओवरऑल फ्लो फॉर द स्टॉक मैनेजमेंट इन द हेल्थ केयर फैसिलिटी। तो ये ओवरऑल फ्लो है स्टॉक मैनेजमेंट का हेल्थ केयर फैसिलिटी पे। सो सबसे पहले you apply the FIFO principle, that is first expiry first out. सबसे so first you have to apply the FIFO principle, that is first expiry and first out. Then always ensure that you are issuing the medicines that are first expiry, they are being issued before and the nearest expiry drugs is issued before the other drugs. Then arrange the stock physically on the shelves accordingly. Arrangement कीजिए, routine उसकी monitoring कीजिए. You have to monitor the stocks on the daily or on the weekly or on the weekly basis. Conduct a monthly review. एक मंथली रिव्यू किए करिए, और उसी रिव्यू के बेस पे अपडेट योर स्टॉक रजिस्टर्स बेस्ड ऑन द रिव्यू। अपने स्टॉक रजिस्टर अपडेट कीजिए। Coordinate with the PHCs for the regular supply and by timely intenting. अपने PHCs के साथ coordinate कीजिए timely intent के साथ, and ensure कि जो भी आपके पास expiry drugs, near expiry drugs हैं, if they are not being used, transfer them to those centers where they are being used. So please also ensure that drugs that you have which are near expiry, you transfer those drugs to the nearby centers where they are being used.
We also touched upon the medicine distribution, जहां पर हमने आपसे मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करी, जहां पर हमने बात करी कि आप स्ट्रिप कटिंग के दौरान जब भी आप स्ट्रिप वैसे तो काटनी नहीं चाहिए, बट अगर आपको स्ट्रिप कट कर रहे हैं तो प्लीज एंश्योर कि उसमें आपका एक्सपायरी डिटेल्स और बैच नंबर कट ना हो. So during the strip cutting, please ensure that your batch number and the expiry dates of the medicines are not being cut. Patient counseling is being done during the dispensing. Patient की counseling की जाए जब आप drug dispense दे रहे हैं, दवा कब खानी है, कब नहीं खानी है, किस चीज के साथ खानी है, ये सारी बातें patient को बताई जाए. And the adverse drug reaction, if it is being reported, you again have to report that ADR through a particular adverse drug reaction form that is available at your primary health center or above above level of the facilities. So जब हम ADR की बात कर रहे हैं, when we are talking about the adverse drug reaction, you have to fill these particular information. जब भी हम ADR आप रिपोर्ट कर रहे हैं, कम से कम आपको ये जानकारी जो अभी स्लाइड पर दिखाई जा रही है, ये आपको उस ADR फॉर्म में भरकर देनी ही है. So these are the minimum, details that you have to provide when you are filling up the adverse drug reaction form at the healthcare facility. So this is the link that has been provided where you can go to the NHSRC India website and you can have the resources of the earlier PPTs and the today's webinar also. So ये आपको एक लिंक दिया गया है जहां पर आप सारा मटेरियल, ट्रेनिंग मटेरियल जो NHSRC के पास है, इससे पहले के वेबिनार का भी और इस वेबिनार का भी इस लिंक पर आपके पास अवेलेबल रहेगा. So coming back to today's session is where is of utmost important when we are talking about the safety of this particular healthcare staff that is posted in the healthcare facilities and also the beneficiaries that are coming to the healthcare facilities. So today's session is both related to it is of very much importance, that is particularly in regards to the safety of the healthcare professionals and the beneficiaries that are coming to the facilities. So first session, before we start the session, let's have a clear-cut rules for this particular webinar. Both the speakers will be speaking in English and Hindi. The material will be posted on the website after the webinar. And if you have any questions regarding this particular today's session, please put it in the chat box. We will take up the questions at the end of the webinar. We will be providing you a questionnaire, post session questionnaire. It is request from you all to attend those post training questionnaires so that we can evaluate the training effectiveness. And also there will be a feedback link for this particular webinar. Please request you all to fill that feedback link so that we can improve on this further on this particular webinar series. So start करने से पहले ये वेबिनार दोनों स्पीकर्स इंग्लिश और हिंदी में लेंगे. आपको जो भी अगर कोई क्वेश्चन आपको पर्टिकुलरली टॉपिक से रिलेटेड है, आप उसको चैट बॉक्स में डालिए. हम एंड ऑफ द वेबिनार उन क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे. इस वेबिनार के दौरान आपके साथ हम एक पोस्ट ट्रेनिंग क्वेश्चनएयर शेयर करेंगे. प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी उस क्वेश्चनएयर को भरिए ताकि हम आकलन कर पाए कि ट्रेनिंग जो हम यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं उसका मकसद परिपूर्ण हो भी रहा है कि नहीं. एंड एक आपको हम फीडबैक लिंक देंगे. अगेन आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज उस फीडबैक को भरिए ताकि हम अपने वेबिनार को और ज्यादा इम्प्रूव फर्दर कर सके. So today's session, first session is related to infection prevention and control. Myself, Dr. Abhay Dahiya. I am senior consultant with Quality and Patient Safety Division, primarily responsible for the states of Kerala, Jharkhand, Puducherry and Ladakh. मेरा नाम डॉक्टर अभय दहिया है. मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी डिवीजन NHSRC के साथ. जिन स्टेट्स को देख रहा हूं वो हैं केरल, झारखंड, पुडुचेरी एंड लद्दाख.
हम आज का सेशन लेंगे हम इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पर। सो बिफोर वी स्टार्ट, infection prevention and control is all related to the precautions that can be adopted at the healthcare facilities by the healthcare professionals to minimize the infections to both the sides, from the beneficiaries or the patients to the staff, and to the staff and to the beneficiaries from the healthcare facilities. तो जब हम बात कर रहे हैं इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की, ये वो प्रिवेंशन टेक्निक्स या तरीके हैं जिनको हम अपना सकते हैं ताकि जो भी स्टाफ हमारे पास हेल्थ केयर फैसिलिटी में पोस्टेड है वो इन्फेक्शन को उसको पेशेंट से कोई इन्फेक्शन ना हो, और सिमिलरली जो पेशेंट्स हमारे पास हेल्थ केयर फैसिलिटी पे आ रहे हैं उनको हेल्थ केयर फैसिलिटी में आने के बाद कोई हेल्थ केयर फैसिलिटी से कोई इन्फेक्शन ना हो। तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए, सो टू एंश्योर दैट देयर इज नो ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फेक्शन फ्रॉम द बेनिफिशियरीज टू स्टाफ एंड फ्रॉम द हेल्थ केयर फैसिलिटी टू द बेनिफिशियरीज, these are there are some standard precautions. One universal precaution that you must undertake, and it is widely being adopted, has to be adopted, that is every patient that is coming to the healthcare facility, you have to consider it as an infectious patient. So सबसे पहले एक ही यूनिवर्सल प्रिकॉशन है इस बात को मानना कि जो भी पेशेंट आपकी फैसिलिटी पर आ रहा है वो एक इन्फेक्शियस पेशेंट ही है, जिससे स्टाफ को भी इन्फेक्शन हो सकता है या उसकी इन्फेक्शियस कंडीशन के कारण उसको फैसिलिटी से और ज्यादा इन्फेक्शन मिल सकता है। सो दैट इज द फर्स्ट यूनिवर्सल प्रिकॉशन दैट यू हैव टू टेक। तो वो एक पहली यूनिवर्सल प्रिकॉशन है जो आपको लेनी है। उसके बाद there are some standard precautions that has to be adopted by the healthcare staff for the prevention of the infection in the healthcare facilities. Then we have some standard precautions that is related to ensuring that infection prevention and the control measures are being implemented. These includes hand hygiene, personal protection equipment, instrument processing, environmental control, safe injection practices, and proper biomedical waste management. So जब हम एक स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस WHO के द्वारा निर्धारित 6 स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस दी गई हैं, जिसमें हैंड हाइजीन मतलब कि हाथों को धोना, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करना, इंस्ट्रूमेंट्स को सही तरह से डिसइंफेक्ट या स्टेराइल करना ताकि उनसे कोई इन्फेक्शन ना हो, पर्यावरण हेल्थ केयर फैसिलिटी का इस तरह से नियंत्रण करना कि वहां पर कीटाणु या माइक्रोब्स की ग्रोथ ना हो, और सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस, इंजेक्शन के दौरान क्या क्या आपको सेफ्टी रखनी है, और एक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। सो वी हैव अ सेपरेट सेशन टुडे रिलेटेड टू द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट. I will not be touching upon this particular precaution in detail. आज हमारे पास सेकंड सेशन स्पेसिफिकली बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पे है, तो जिसपे हम इस फर्स्ट वेबिनार में ज्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे, बट it will be taken up in the second webinar. In standard precautions के अलावा there are some additional precautions that is related to airborne precautions. जब भी कोई आपके पास ऐसा कोई मरीज आ रहा है जैसे टीबी का मरीज है या जिनसे आपको एयरबोर्न इन्फेक्शन हो सकता है, so there are some additional precaution जो आपको सावधानियां बरतनी होती हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको you have to implement the standard precautions. As I have already told, 6 standard precautions are there. Then try to have a sitting of such kind of patients away from the general patients that have come to the healthcare facility. कुछ कुछ इस तरह का प्रबंधन हमारे को हेल्थ केयर फैसिलिटी पे करना पड़ेगा कि जब भी हमारे पास जो टीबी का पेशेंट आ रहा है या संक्रमण एयरबोर्न संक्रमण वाला जो पेशेंट आ रहा है, हम उसको बैठने की जगह एक निर्धारित कर दें, और ताकि जनरल पेशेंट के साथ उनकी मिक्सिंग ना हो। जो भी आपके पास जब भी पेशेंट आ रहा है
उसको कम से कम आप एक मास्क दीजिए, अगर हो सके तो कम से कम N95 मास्क का आप यूज कर सकते हैं. So to prevent the airborne infections, these are the additional precautions that can be implemented at the healthcare facility. Besides implementing the standard precautions, try to place the patient in a single isolation room or keep the sitting away from the general public. And always try to ensure that the patient is wearing the mask all the time. If possible, try to provide the N95 mask to particular patient. Then droplet precautions. For the droplet precautions, again, you have to wear the surgical mask when working with the patients. And also place the surgical mask on the patient if it is being referred or the transferred to the healthcare facility. तो जब हम एडिशनल प्रिकॉशन में बात कर रहे हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस की, तो उसमें स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के अलावा आपको हमेशा सर्जिकल मास्क यूज करना है जब भी आप ऐसे पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं. और जब भी इस पेशेंट को आप रेफर या ट्रांसफर कर रहे हैं, ऑलवेज प्रोवाइड हिम द, उनको आप हमेशा मास्क प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिए. Then for the contact precautions, additionals beside the standard precaution, always wear the gloves, always touch the patients with the non-sterile gloves. It is not necessary to use the sterile gloves, and limit the movement and the transportation of that particular patient from the room. जब भी हम contact transmissions की बात कर रहे हैं, it is always ये advisable है कि हमेशा पेशेंट को आप ग्लव्स पहनकर ही छूइए, और उस ऐसे पेशेंट्स की आप मूवमेंट को थोड़ा लिमिट करने की कोशिश कीजिए. सो कमिंग टू फर्स्ट hand hygiene practice, that is related to the how to do the hand wash. So there are total 6 steps of the hand wash that is being recommended by the WHO. The duration of the hand wash has to be minimum of 20 seconds, 20 to 30 seconds you can use. जब हम हैंड वॉशिंग की बात कर रहे हैं, WHO ने 6 स्टेप्स बताए हैं हैंड वॉश के. हम इन्हीं को ही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं. ये आपको करनी चाहिए. ड्यूरेशन ऑफ द ईच हैंड वॉश हैज टू बी मिनिमम फ्रॉम 20 to 30 seconds. तो जैसे आपको यहाँ पर स्लाइड्स में दिखाया है, देयर आर ओनली 6 स्टेप्स. यू जस्ट हैव टू टेक द सैनिटाइजर, rub it hand to hand, then intraphalangeal spaces, your back of the hands, then do the knuckles, then outward movement of the thumb, and then the tip of your fingers. So these are the basic 6 steps that you have to follow, whether you are performing the hand wash through the alcohol based rub or through soap and water. हमने आपको दिखाने के लिए बेसिक से 6 स्टेप आपको फॉलो करने हैं, चाहे वो आप अल्कोहल बेस्ड हैंड रब से कर रहे हैं, चाहे आप सोप और पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं. सिर्फ 6 स्टेप है. आप सबसे पहले अपने हथेलियों को साफ करेंगे, फिर उंगलियों के बीच में, दोनों हाथों के अपोजिट साइड. उसके बाद अपने नकल्स को कुछ इस तरह, आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द थंब, अंगूठे को बाहर की तरफ, और उसके बाद आपकी हाथों की उंगलियों की जो आपके पास फ्रंट एरिया है उनको. तो ये 6 स्टेप आपको फॉलो करने हैं. ऑल्दो कुछ स्टेप्स में कुछ स्टेट्स में देयर इज वन एडिशनल स्टेप दैट इज रिलेटेड टू हैंड हाइजीन, दैट दे आर इंक्लूडिंग the wrist also in that particular hand movement. It is we are not saying it is not recommended, जिसको although it is being seen that in various state a Suman K protocol is being followed, where besides the basic hand wash, kalaiya and the wrist of the hands are also being used as the part of the hand washing technique. Although we are not getting that is these basic 6 steps, and thereafter you can incorporate the wrist component in that hand washing technique. अब आपको हैंड वॉश करना कब है? सो नाउ लुक, आपको हैंड वॉश when you have to do the hand wash,
So these are the basic 5 movements of the hand hygiene that you have to perform. That is before touching the patient, before any clinical procedure or the aseptic procedure, after any exposure from the fluids exposure that are at the risk to the that is being attached to the particular patient, then after touching the patient and even after touching the surrounding of the patient. तो ये 5 रिकमेंडेड बातें हैं जब आपको 5 मूवमेंट ऑफ जब जब आपको हैंड वॉश करना है। वो है पेशेंट को छूने से पहले, पेशेंट को छूने के बाद, पेशेंट के ऊपर कोई प्रोसीजर करने से पहले, पेशेंट के ऊपर कोई प्रोसीजर करने के बाद, और अगर आप जैसे मान लीजिए कैथेटर हटा रहे हैं, कोई नॉर्मल कैनुला भी लगा रहे हैं, उससे पहले, उसके बाद, और इवन अगर आप पेशेंट की सराउंडिंग्स, जो आपका बेड है या आपके पास बेड साइड में आपके स्टूल पड़ा है, आपके पास बेड साइड लॉकर पड़े हैं, अगर आप उनको भी छू रहे हैं, आपको उसके बाद हैंड वॉश परफॉर्म करना ही करना है। WHO has recently published a study, WHO ने अभी रिसेंटली एक स्टडी भी पब्लिश करी है जिसमें इट इज क्लियरली रिटन कि बेस्ट स्टैंडर्ड प्रिकॉशन इज द हैंड वॉशिंग दैट कैन stop the infection prevention to both the sides, from the patients to the staff and from the staff to the patient. So WHO की एक स्टडी के आधार पर ये निर्धारित कर दिया गया है कि हैंड वॉशिंग ही एकमात्र ऐसा टेक्निक है जिससे हम इन्फेक्शन कंट्रोल को सुनिश्चित कर सकते हैं, स्टाफ के लिए भी और जो हमारे पास बेनिफिशियरी आ रहे हैं, पेशेंट आ रहे हैं, उनके लिए। जिन जिन हेल्थ केयर सेंटर्स पर डिलीवरीज हो रही हैं, द सेंटर्स दैट आर कंडक्टिंग द डिलीवरीज, दीज आर द मेथड ऑफ डूइंग द सर्जिकल हैंड रब। सो सर्जिकल हैंड रब उन फैसिलिटीज पर एप्लीकेबल है जहां पर डिलीवरीज हो रही हैं। मिनिमम ड्यूरेशन सर्जिकल हैंड रब की जो मिनिमम स्टेप्स आपको सर्जिकल हैंड रब के हमने यहाँ पर दिखाए हैं, आपको बिल्कुल इसी तरह से सर्जिकल हैंड रब करना है। These instructions has to be pasted at your scrub station at the labor room. ये instructions आपके पास जहां पर आप लेबर रूम पे स्क्रब स्टेशन आपका है, these instruction has to be there and someone should monitor. तो जहां पर टोटल ड्यूरेशन हम सर्जिकल हैंड रब की बता रहे हैं, सर्जिकल हैंड रब at least 60 seconds you have to perform before conducting any delivery or any procedure that surgical hand rub has to be performed. Then coming to the second standard precaution is related to the personal protective equipments. सेकेंड जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है वो है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का यूज आपके काम के तौर पर निर्धारित होगा। द यूज ऑफ द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स विल बी डिसाइडेड एज पर द वर्क दैट यू आर परफॉर्मिंग इन द हेल्थ केयर फैसिलिटी। So as you can see in the picture, for a healthcare, for a particular nursing staff, there are different standard personal protective equipments. For a laboratory staff, there is a requirement of different personal protective equipments, and even for the housekeeping staff, there is a requirement of a different personal protective equipments that has to be used. जैसे इस चित्र में दर्शाया गया है, नर्सिंग के लिए हमारे पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अलग है। लेबोरेटरी टेक्नीशियंस जो लैब में काम कर रहे हैं, उनके लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अलग हैं, और जो भी आपके पास सफाई कर्मचारी या वेस्ट हैंडलर्स हैं, उनके लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की लिस्टिंग अलग है। जब हम बात कर रहे हैं इन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की, ये हैं आपके ग्लव्स, फेस मास्क, एप्रन, गाउन्स, आईवियर, जूते, शू कवर, आपके कैप्स और आई प्रोटेक्शन जहां जहां जरूरत हो। मतलब कि जब हम यहाँ बात है, दैट इज योर फेस शील्ड्स। So these personal protective equipments includes the gloves, the face masks, the aprons, the gowns, the eye wears, even the eye protection, face shields, your boots, the shoe care and the caps.
जब हम बात कर रहे हैं ग्लव्स की, सो देयर इज अ पर्टिकुलर, जब हम जहां वहां पर आपको साफ सिचुएशंस हैं, कहां पर आपको स्टेराइल ग्लव्स का यूज करना है, कहां पर आपको नॉन स्टेराइल ग्लव्स का यूज करना है. सो देयर इज अ क्लियर इंडिकेशन where you have to use the sterile gloves and where you have to use the non sterile gloves. For the housekeeping staff and the waste handlers, heavy duty gloves has to be provided. जितने भी आपके पास waste handlers हैं, उनके लिए आपको heavy duty gloves ही देने हैं. When we are using the gloves, these are the minimum things that you have to, particularly ensure. For any activity where there can be a chance of exposure of the blood or the fluid exposure, you have to wear the gloves. Remove the gloves after caring for the patient. The same pair of the gloves cannot be used for the each patient. So for every patient, you have to change the gloves. And again, always ensure that you are using the sterile gloves for any kind of aseptic procedure such as minor surgeries and catheter insertions. प्लीज इंश्योर जब भी आप कोई माइनर सर्जरी भी परफॉर्म कर रहे हैं, आप एक स्टेराइल ग्लव का ही यूज करें. पेशेंट को टच करने के लिए, उसका आंकलन करने के लिए आप नॉन स्टेराइल ग्लव का यूज कर सकते हैं, लेकिन जहां पर भी आपके पास माइनर सर्जरी सूचरिंग भी हो रही है, आपको स्टेराइल ग्लव का ही इस्तेमाल करना है. एंड प्लीज इंश्योर देयर इज नो रीयूज ऑफ द ग्लव्स आफ्टर रीप्रोसेसिंग और द डीकंटामिनेशन. प्लीज हेल्थ केयर फैसिलिटी पे आप ग्लव्स को फिर से रीयूज नहीं कर सकते, चाहे आपने उसको ऑटोक्लेव ही क्यों ना किया. हमने आपको यहाँ पर मेथड दिखाया है फॉर डॉनिंग ऑफ द ग्लव्स. ये दो तरह का मेथड है. लेफ्ट साइड पर ये मेथड आप यूज कर सकते हैं जब आप नॉन स्टेराइल ग्लव्स का यूज कर रहे हैं. सो दिस इज द मेथड दैट कैन बी यूज्ड फॉर डॉनिंग ऑफ द नॉन स्टेराइल ग्लव दैट इज बीइंग डिपिक्टेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर स्लाइड. एंड फॉर द स्टेराइल ग्लव्स मेथड इज क्लियरली शोन इन द राइट साइड ऑफ द स्लाइड. तो जब भी आप स्टेराइल ग्लव्स डाल रहे हैं, प्लीज इंश्योर कि आप कहीं पे भी स्टेराइल हिस्सा ग्लव्स का अनस्टेराइल हाथों से टच ना करें. जब भी आप स्टेराइल ग्लव्स डाल रहे हैं, प्लीज इंश्योर दैट यू हैव परफॉर्म्ड अ हैंड वॉश बिफोर डॉनिंग ऑफ द स्टेराइल ग्लव्स एज वेल. It is requested from our side, please use these pictures in your healthcare facilities and try to train your healthcare staff on particularly donning of the this particular donning and doffing of the donning of the sterile and the non-sterile gloves. Then coming to the standard personal protective equipment, that is the use of gown. Always ensure that you perform the hand wash before donning of the gowns as well. You have to wear the gown in particularly whenever you have to protect the skin. If there is any chance of the spillage, if there is a chance of having the exposure of the fluid from the patients, and whenever you are removing the gown, again ensure that you are performing the hand washing technique. So these are the particular 7 steps that are given how the gown has to be used by the particularly healthcare staff. Then the medical mask, these pictures depicts the right way of donning the medical mask. You always wear a medical mask or the surgical mask to protect the mucous membrane of the nose and the mouth. So this is the particularly standard precaution that you have to use for avoiding the droplet and the airborne infections. And always ensure that you have provided the mask to the patients that are suffering from this particular airborne transmissible diseases. A medical mask का use airborne infections और use droplet infection को प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं. जो आपके पास हमने ये लेफ्ट साइड में जो आपको पिक्चर दिखाई है, ये सही मेथड है एक मास्क को डालने का. प्लीज इंश्योर कीजिए जब भी आपके पास कोई पेशेंट ऐसा आ रहा है जो ट्रांसमिसिबल इन्फेक्शन डिजीज के साथ है,
प्लीज एंश्योर वो भी मास्क का उपयोग कर रहा हो। देन द आई प्रोटेक्शन, सो आई प्रोटेक्शन के लिए आप आई वियर एज अ गॉगल और एज अ फेस शील्ड भी यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द पर्टिकुलरली फेस शील्ड्स that can be used. The activities that are there where there is a chance of generating the splash, there is a chance of spray of the blood or the body fluid secretions and the excretion from the patients. Particularly face shields can be used in the dental procedures that you are performing at the Ayushman Arogya Mandir sub-health centers. So these are the way to avoid any, again, transmissible infections from the patient. These are the proper method of donning and doffing of the personal protective equipments. For donning, first of all, do the hand wash, then wear the your apron first, then your mask first, then the goggles and the gloves. Similarly, for the doffing, first of all, remove the gloves, then the apron, then the eye wear, and then your face mask and then mask, and then perform the hand washing. ये standard method है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को डालने का और उतारने का। डालने के लिए सबसे पहले आपको हैंड वॉश करना है, सबसे पहले आपको गाउन डालना है, फिर आपको मास्क डालना है, उसके बाद आई वियर और उसके बाद सबसे एंड में आपको ग्लव्स डालने हैं। डॉफिंग के टाइम मतलब कि उतारने के समय आपको पहले ग्लव्स उतारने हैं, फिर अपना एप्रन उतारना है, उसके बाद आई वियर एंड देन आपको फेस मास्क उतारना है और उसके बाद फिर से आपको हैंड वॉश करना है। When we are talking about the next standard precaution that is related to the safe injections and the to avoid the sharp injuries, these are the minimum things that you have to ensure at the healthcare facility. जब हम बात कर रहे हैं safe injection practices की to avoid the sharp injuries, ये कुछ minimum सी बातें हैं जो आपको injection के दौरान देते हुए ध्यान में रखनी है। First of all, always use a sterile syringe and a needle. Always use a sterile syringe and a separate needle for every injection. Please don't use same needle even to draw the local anesthesia from the vials that are being kept at the healthcare facility. This is the normal practice that we have seen. There is one xylocaine bottle and the needle is always put under the on the lumen of the xylocaine bottle, and every time the needle xylocaine is aspirated through that needle only. Please, this is not the acceptable practice when we are talking about the safe injection practices. ऐसा देखा गया है हेल्थ केयर फैसिलिटी पे एक ही xylocaine की बॉटल होती है, उसके अंदर हम एक नीडल डालकर डाले रखते हैं और हर टाइम हम एक नए सिरिंज से उसी नीडल से हम ड्रॉ करते हैं xylocaine. This is not an acceptable practice. Every time you are using the injection for a particular procedure, always ensure that a new needle and a new syringe is being used. Then for this particularly multi-dose vials जब भी आप बना रहे हैं, always label the vials with the date when it was opened. For the multi-dose vial, you have to put the date and the time as well कि कब इस dose vial को आपने खोला था, and according to the manufacturer instruction, discard the vials. Before insertion of the injection, always disinfect the patient's skin. Prior to an injection, you have to ensure that there is no recapping of the syringes or the needles is being done at the healthcare facilities. Recapping syringes का अलाउड नहीं है, नीडल्स का अलाउड नहीं है किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी में। रीकैपिंग सिर्फ अलाउड है आपकी एनेस्थेटिक ड्रग्स की भी, और अगर वो भी आपको करना है, सो देयर इज अ स्टैंडर्ड स्कूप मेथड फॉर द रीकैपिंग ऑफ द नीडल्स। इफ आई एम बीइंग विजिबल ओवर हियर, सो दिस इज हाउ यू डू द रीकैपिंग। कभी भी आप रीकैपिंग ऐसा नहीं करते हैं। Although it is not advisable to do the recap, but in some anesthetic agents where we have to prepare the dosage,
before the surgeries, recapping is allowed, but that has to be done through the scoop method. That is through this. You are never do the recapping in such forms. So this is one thing. And safe injection practices also includes the discarding of the sharps in the subsequent session that will be taken up. So this is the needle stick injury. This is the needle stick injury protocols that you have to follow at the healthcare facility. Detailing will be provided in the subsequent session on the needle stick injury. But please make sure whenever there is a needle stick injury, you are not, you just have to put your wherever the injury has happened, put it into the running water. Never put any strain. Do not try to push the blood from that particular area, and always report such injury to the particularly your CHOs or the infection control officer or to the nearest PHCs. Always tries to ensure, always try to trace from where this injury has happened, and if possible always try to trace if the injury is through some syringe or the needle, whether this needle was being used on any infectious patient or not. जब भी आप किसी शार्प इंजरी या नीडल स्टिक इंजरी से ग्रसित होते हैं, आपको कभी भी अपने आप के दबाने की जरूरत नहीं है, मुंह में डालने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल प्लेन पानी के अंदर रनिंग वाटर के अंदर अपने फिंगर्स या बॉडी पार्ट को प्लेस करना है। जब भी आपको नीडल स्टिक इंजरी हो रही है, प्लीज ट्रेस करने की कोशिश करें कि कहीं वो नीडल किसी इन्फेक्शियस पेशेंट पर यूज तो नहीं हुई थी। जब भी आपको शार्प इंजरी या नीडल स्टिक इंजरी हो रही है, ऐसी इंजरी को इग्नोर मत कीजिए। Always report it to your CHO or to the medical officer that is sitting at the PSC to avoid any further infectious patients. So it is always recommended to report the needle stick injury. Detail will be provided in the subsequent session how the reporting and mechanism will be taken up. Next, standard precaution is related to the environmental cleaning, that is related to the cleaning and the disinfection. Cleaning and disinfection of the healthcare facilities area or the environment will be done through alcohol-based, materials. Sodium hypochlorite, 70% isopropyl alcohol in case of the equipment decontamination. So these are the materials that can be used. Disinfection और एनवायरमेंटल क्लीनिंग के लिए अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन के हम यूज कर सकते हैं। सरफेस क्लीनिंग के लिए हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का यूज कर सकते हैं। इक्विपमेंट क्लीनिंग के लिए 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का ही यूज करना है। इक्विपमेंट डिसइंफेक्शन आपको हाइपोक्लोराइड से कभी भी नहीं करना है, वो आपका इक्विपमेंट को खराब कर देगा। For equipment cleaning, please never use the hypochlorite for the disinfection of the particular equipments. It will, it will destroy the, particularly, surfaces of the equipment. So that is one requirement. आपको hypochlorite solution बनाना कैसे है? These are the particularly strength जो आपके पास हमने यहाँ पर शो करी है। इसके आधार पर अपने आप हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन बना सकते हैं। राइट साइड पर हमने आपको हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन 1% बनाने की विधि के बारे में बताया। इन द राइट साइड वी हैव शोन यू द 1% हाउ टू मेक द 0.1% chlorine solution to disinfect the healthcare facilities. Please ensure two things. Whenever you have prepared a hypochlorite solution, the lid of that container has always be ensured that it is covered, and even if you have prepared the hypochlorite solution, it has to be changed every 24 hours. प्लीज इस बात को सुनिश्चित कीजिए जब भी आप हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन किसी कंटेनर में बना रहे हैं, उसकी लिड हमेशा लगी रहेगी और आपको हर 24 घंटे बाद एक नया हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन ही बनाना पड़ेगा। उसके बाद उसकी एफिकेसी खत्म हो जाती है।
I will just briefly touch upon the biomedical waste management. As you all know, this is particularly as per the Central Pollution Control Board law, how the biomedical waste management has to be undertaken at the healthcare facilities. For this, waste segregation at the point of the generation, its storage, and its segregation is the and its pre-treatment is the responsibility of the healthcare facility. It is not the responsibility of the common biomedical waste treatment facility or the agency that is coming to the healthcare facility. Biomedical waste management पे हमारा एक नेक्स्ट सेशन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पे ही है, लेकिन आपको प्लीज इस बात को सुनिश्चित करना है कि वेस्ट का सेग्रीगेशन, दैट इज कौन सा वेस्ट किस कैटेगरी में जाएगा, उसका स्टोरेज किस हिसाब से होगा, और उसकी प्री ट्रीटमेंट। कहने का मतलब जब भी वेस्ट आपके पास आया तो उसकी प्री ट्रीटमेंट जो हेल्थ केयर फैसिलिटी पे है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल के हिसाब से हेल्थ केयर फैसिलिटी की बनती है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी की भी नहीं और ना ही उस एजेंसी की है जो आपसे वेस्ट एकत्रित करना आ रही है। So these are the minimum things that at the healthcare facility that you have to ensure. Pre-treatment of the waste is to be done. That is, for example, for the red category of the waste, all the tubings, your gloves, they has to be mutilated before being handed over to the common biomedical waste treatment facility. जैसे आपके पास tubings हैं, आपके पास आपके gloves हैं, आपको उनको सीजर से कट करके ही आपको बायोमेडिकल वेस्ट एजेंसी को हैंडेड ओवर करना है। डिटेल विल बी टेकन अप इन द नेक्स्ट सेशन। Environmental control we have already touched upon, so thank you. So this was the particular session related to the infection prevention and the control measures that can be taken at the healthcare facilities. All the PPTs will be available on the NHSRC website. You can download those PPTs and use them for the further, capacity building of the healthcare staff. Now, for the second session, I would like to invite Dr. Naveen Kumar Yadav. Dr. Naveen Kumar is consultant with Quality and Patient Safety Division. He is heading nationwide program of the Kayakalp that is being implemented across the country. Dr. Naveen is also responsible for managing the quality improvement activities in very large states of Uttar Pradesh, Maharashtra, Himachal Pradesh, and Punjab. So he will be taking you through this, how the biomedical waste management and the liquid waste management has to be carried out in the healthcare facilities, particularly at the Ayushman Arogya Mandir sub-health centers. नेक्स्ट सेशन के लिए मैं वेलकम करना चाहूंगा डॉक्टर नवीन कुमार यादव को। डॉक्टर नवीन कुमार यादव कंसल्टेंट हैं क्वालिटी पेशेंट सेफ्टी डिवीजन एनएचएसआरसी के साथ। नवीन कुमार यादव लीड कर रहे हैं नेशन वाइड कायाकल्प प्रोग्राम को, जो हर एक फैसिलिटी पर इंप्लीमेंट हो रहा है। ये सारी क्वालिटी इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है कुछ देश की सबसे बड़ी स्टेट्स में, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल और पंजाब। सो फॉर द to Dr. Naveen. So that's it. Thank you, Dr. Abhay. सभी को नमस्कार. Good afternoon to everyone. And I also thank all the participants for their encouraging participation in this particular NQAS implementation webinar for the primary healthcare facility, which we have started on 10th April 2024, and it is almost 6 months. अभी इसको 6 महीने हो गए हैं जब से हम इसको
आयुष्मान आरोग्य मंदिर की सपोर्ट के लिए ये वेबिनार चला रहे हैं। इससे पहले वाला सेशन डॉक्टर अभय दहिया ने रिगार्डिंग द इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस अभी पूर्ण किया है, और इसके रिगार्डिंग जितना भी हमारी पीपीटीज हैं, प्रेजेंटेशन है, उसका लिंक भी हमने ग्रुप में शेयर किया है, जिसको आप रेफर कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर रेफरेंस एज वेल एज टेकिंग अप द ट्रेनिंग्स इन योर पर्टिकुलर हेल्थ केयर फैसिलिटी। जब आप अपने कार्य क्षेत्र में और हेल्थ केयर फैसिलिटी में अपने स्टाफ को इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में बताते हैं, तो आप लोग इन पीपीटीज का यूज कर सकते हैं। ये अगला सेशन है बायोमेडिकल वेस्ट पे, जो कि जैव अपशिष्ट के प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि जैव अपशिष्ट और जनरल जो कचरा है उसमें क्या फर्क है और उसको मैनेज करने की क्या जरूरत है। क्योंकि जैव अपशिष्ट जब भी हेल्थ केयर फैसिलिटी से निकलता है तो वो आप यदि उसको कॉमन एरिया में फेंकते हैं तो उसके कारण देयर आर लॉट्स ऑफ हैजार्ड्स व्हिच कैन बी कॉज्ड टू द animal life as well as water level, soil as well as the human. So for a particular management of this biomedical waste, जैव अपशिष्ट के लिए भारत सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं जो कि कानूनी नियम है। These are the statutory regulations and the legal provision regarding the management of biomedical waste management rules, which are first published by the Gazette notification of Government of India in 1998. 1998 में सबसे पहले हमारे देश में बायोमेडिकल वेस्ट के प्रबंधन के लिए रूल्स गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए, जिनको बाद में मॉडिफाई किया गया, इम्प्रूव किया गया, और अभी जो लेटेस्ट वाले जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल हैं वो 2016 में भारत सरकार ने नोटिफाई किए हैं, जिनका बाद में अमेंडमेंट्स हुई हैं, सुधार किए गए हैं 2018 में कोविड के दौरान, 2021 में। वो अमेंडमेंट्स आपकी सभी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो कि सीपीसीबी की कस्टडी में है, और दीज आर आल्सो अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन्स, जिसमें समय के साथ साथ जो भी सुधार और इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है वो किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि हमारे जो बायोमेडिकल वेस्ट का प्रबंधन है वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर सब हेल्थ सेंटर पे कैसे किया जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि बायोमेडिकल वेस्ट, जैसा कि हम बता चुके हैं कि जो हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटी है आयुष्मान आरोग्य मंदिर सब हेल्थ सेंटर है, उस पर बहुत कम मात्रा में उपकृत होता है, क्योंकि वहां पर इस तरह की एक्टिविटीज बहुत कम है, एक्सेप्ट जहाँ पे यदि डिलीवरी पॉइंट है वहां पे हो सकता है कि उसकी मात्रा ज्यादा हो, बट देयर इज अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट विच इज जनरेटेड एट द बायोमेडिकल वेस्ट। एज आई मेंशन्ड अर्लियर, it is very important whether it is small or large that it should be managed as per the statutory or legal requirements. तो हमारी पहले सेशन जो हुआ था जिसमें हमने बताया था सपोर्ट सर्विसेज एरिया ऑफ कंसर्न डी, जहां पे हमने बताया था कि आपकी जो सहयोगी सेवाएं हैं उसमें हमारा एक स्टैंडर्ड है D6 एनक्वास के अंडर, जिसमें हम बताते हैं कि यदि बायोमेडिकल वेस्ट के आपके स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं तो उसके लिए आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो दीज आर ऑल्सो मेंशन्ड अंडर द एरिया ऑफ कंसर्न डी, दैट इज सपोर्ट सर्विसेज अंडर द स्टैंडर्ड D6 रिगार्डिंग द स्टैट्यूटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट फॉर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। अब हम जो आज बात कर रहे हैं दैट इज हमारा जो चिंता का क्षेत्र है, एरिया ऑफ कंसर्न, दैट इज इन्फेक्शन कंट्रोल एरिया ऑफ कंसर्न F। उसके अंतर्गत जो हम बायोमेडिकल वेस्ट का कवरेज करते हैं, क्या क्या प्रोविजन है, क्या हमारे स्टैंडर्ड और मेजरेबल एलिमेंट में जो हमारे मापदंड हैं उसमें हमने कौन सी चीजें कवर की। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैंडर्ड F5, जो कि बात करता है regarding the facility has defined and established procedure for the segregation, collection, treatment and disposal of biomedical waste as per the guidelines. These guidelines are the Gazette notification of biomedical waste, that is by Government of India, which talks about the segregation. उसका पृथकीकरण आप किस तरह से फैसिलिटी पे करेंगे, जहां पे भी कोई बायोमेडिकल वेस्ट की चीज यूज हो रही है, चाहे उसमें आप निडल और सिरिंज यूज कर रहे हैं, चाहे आप गोज पीस यूज कर रहे हैं,
whether you are using for the bandage or wrapping of anything, plaster of Paris, any kind of this thing is used at the healthcare facility, उसका पृथकीकरण, उसका सेग्रीगेशन वहीं पर होना चाहिए, चाहे वो उसको CHO यूज कर रहा है, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ ANM यूज कर रही है, चाहे ANM अपने उसमें जाती है, कार्य क्षेत्र में जाती है या आउटरीच सेशंस में जाती है, वहां पे भी जो भी बायोमेडिकल वेस्ट जैसे जनरेट होता है कि आप बच्चे का इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं, उसको कोई सुई लगा रहे हैं, तो उसका भी आपको बायोमेडिकल वेस्ट वहां से कलेक्ट करके अपनी हेल्थ फैसिलिटी पे लाना है और उसके बाद उसको सेग्रीगेट करना है। सेग्रीगेट करने के बाद जो स्टेप है वो है हमारा कलेक्शन बायोमेडिकल वेस्ट जिस भी आपके डिपार्टमेंट में, चाहे आपके 2 या 3 रूम्स हैं उस आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जहां पे भी जनरेट हो रहा है, इम्यूनाइजेशन रूम है, चाहे आपका आप फर्स्ट एड रूम है आपका, जहाँ पे भी वहां पे आप उसको कलेक्ट कर रहे हैं, प्रॉपर आपके उसके लिए बायोमेडिकल वेस्ट के बीन्स हैं कलर कोडेड, जहाँ पे उसका प्रॉपर कलेक्शन हो रहा है। उस कलेक्शन को लेकर फिर आप एक आपकी फैसिलिटी का एक कंप्लीट कलेक्शन सेंटर काइंड ऑफ आपका डिमार्केशन होता है कि आप उसको अलग से कलेक्ट करके एक जगह पे रखें, जहां से जो बायोमेडिकल वेस्ट के वेंडर हैं वो आपका बायोमेडिकल वेस्ट उठाने के लिए आते हैं। So there should be a provision for the collection of biomedical waste from the various departments or areas of the Ayushman Arogya Mandir, and there should be a particular collection point where all the biomedical waste collected from the facility is collected and should be taken by the vendor for the final disposal. Next जो step है उसमें है ट्रीटमेंट में हम उपचार, जो भी बायोमेडिकल वेस्ट हमारा जनरेट हो रहा है उसमें आपके स्टैंडर्ड में प्रोविजन है कि जैसे भी आपके ग्लास वेयर हैं या शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनका आप प्री ट्रीटमेंट करें। प्री ट्रीटमेंट के लिए आप 1 to 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज कर सकते हैं फाइनल डिस्पोजल से पहले। तो दिस प्रोविजन हैज बीन गिवन और दिस शुड आल्सो बी प्रैक्टिस्ड एट द पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी। देन कम्स द नेक्स्ट स्टेप दैट इज डिस्पोजल, जो निपटान के बारे में है। निपटान के लिए हमारे जैसे स्टेट्स में प्रोविजन है CBWTF का, दैट इज सेंट्रल बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी। जो भी आपका बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्ट हो रहा है हेल्थ केयर फैसिलिटी से, उसके निपटान के लिए, फाइनल डिस्पोजल के लिए वी विल हैंड ओवर दैट बायोमेडिकल वेस्ट टू द CBWTF फैसिलिटी और वेंडर विच इज कमिंग टू आवर फैसिलिटी। अब कुछ स्टेट्स में ये चिंता का विषय है, कुछ वहां पर डायरेक्टली वेंडर नहीं पहुंच पा रहे हैं। जैसे मैं बड़े स्टेट्स की बात करूं कि उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, जहां पर कि जो वेंडर है उनके लिए दिस इज नॉट प्रॉफिटेबल की रीचिंग एट द फार फ्लंग एरियाज और रूरल एरियाज टू कलेक्ट द बायोमेडिकल वेस्ट। उसके लिए हमने कुछ टाइम के लिए वी हैव गिवन द लीनियज दैट द फैसिलिटी कैन और द आयुष्मान आरोग्य मंदिर कैन ट्रांसपोर्ट द बायोमेडिकल वेस्ट टू द नियरेस्ट PHC और CSC फॉर द फाइनल डिस्पोजल टू द CBWTF। आगे बढ़ते हुए हम स्टैंडर्ड F5 में पहला मेजरेबल एलिमेंट देखते हैं, जो कि बात करता है रिगार्डिंग द फैसिलिटी इंश्योर सेग्रीगेशन एंड स्टोरेज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट एज पर द गाइडलाइंस। कि हमारे जो फैसिलिटी है आयुष्मान आरोग्य मंदिर है वो कैसे सेग्रीगेट करती है और स्टोरेज का उसमें और इकट्ठा करने का क्या प्रावधान उस हेल्थ केयर फैसिलिटी में। इसमें पहला जो हमारा मेजरेबल एलिमेंट है, check point है, that talks about the availability of color coded bins, non clarinated plastic bag, needle cutter etc at the point of waste generation। जहां पे भी आपका waste generate हो रहा है at the point where if it is a delivery point, वहां पे यदि आपका लेबर रूम है, डिलीवरीज हो रही हैं, यदि आप कोई लैब है जहां पे आप RDKs कर रहे हैं और टेस्टिंग कर रहे हैं, या आपका इंजेक्शन रूम है जहां पे आप इम्यूनाइजेशन के लिए टीके दे रहे हैं, या आपका छोटा सा फर्स्ट एड एरिया है, इमरजेंसी एरिया जहाँ पे आपके पेशेंट आप रिसीव कर रहे हैं और वहाँ पे आप पट्टी वगैरह कर रहे हैं उनका, या इस तरह का प्लास्टर की फैसिलिटी आप कुछ दे रहे हैं, तो दैट अवेलेबिलिटी ऑफ कलर कोडेड बिन्स, जहाँ पे आपके कलर कोडेड डिब्बे वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए। जैसा कि बायोमेडिकल वेस्ट के रूल्स में स्थापित है कि ये हमारे कलर कोडेड 4 तरह के हमारे पास कलर रहेंगे, जिसमें कि रेड, येलो, ब्लू एंड व्हाइट, जिसमें कि हम यूज करेंगे नीला, सफेद,
पीला और लाल कलर के हमारे कलर कोडेड डिब्बे, जिसमें कि हम बायोमेडिकल वेस्ट को सेग्रीगेट करते हैं। इस बायोमेडिकल वेस्ट के जो डिब्बे हैं या बॉक्सेस हैं, उनके साथ साथ हमारा नॉन क्लोरीनेटेड लाइनर्स होते हैं, जिसको कि हम बायोमेडिकल वेस्ट के जो हमारे बॉक्सेस रहेंगे उसमें लगाते हैं। तीसरा इसमें प्रावधान है रिगार्डिंग द निडल कटर्स एट द पॉइंट ऑफ वेस्ट जनरेशन। जहाँ पे भी आप आपके शार्प ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे निडल्स हैं, तो उसमें निडल को सिरिंज से हटाने के लिए हमारे पास जैसे वाइट पंक्चर प्रूफ बॉक्सेस हैं, जिसमें कि हम सेग्रीगेट करेंगे। उसमें हब्स होते हैं, आपको निडल को टच नहीं करना है। आप निडल को जैसे ही उसमें आप में डालेंगे, वो अपने आप डिटैच हो जाएगी और सिरिंज और निडल अलग अलग हो जाती है। तो ये हमें वहीं पे करना है सेग्रीगेशन, जहाँ पे हम बायोमेडिकल वेस्ट की किसी भी इस तरह का यूज कर रहे हैं, चाहे हम पट्टी कर रहे हैं, वेदर वी आर यूजिंग ग्लव्स, पीपी, जहाँ पे हम कोई निडल या शार्प ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। तो इन चीजों का पृथकीकरण है, सेग्रीगेशन है, वो सोर्स पे होना बहुत जरूरी है। दूसरा जो हमारा चेक पॉइंट है वो बात करता है रिगार्डिंग द सेग्रीगेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट एज पर द रेलिवेंट रूल्स। जो हमारे नियम कायदे कानून बने हुए हैं बायोमेडिकल वेस्ट के, जो कि भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन के थ्रू लेटेस्ट जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 है, लेटर अमेंडेड इन 2018 एंड 22, उसके अकॉर्डिंग आपको बायोमेडिकल वेस्ट को सेग्रीगेट करना है। ये एक स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है, एक कानूनी रूल है, इसमें हम कोई भी कोताही नहीं बरत सकते हैं। वी कैन नॉट violate the statutory and legal rules regarding the biomedical waste management. So this compliance should be ensured at the highest level, at the Ayushman Arogya Mandir level, as well as the PHC, which is mentoring the particular Ayushman Arogya Mandir. The medical officer can take cognizance of these things, that these biomedical waste rules are not violated at any point of time. तीसरा जो हमारा इसमें चेक पॉइंट है, उस पर हम बात करते हैं अवॉइडिंग मिक्सिंग ऑफ बायोमेडिकल एंड जनरल वेस्ट। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि जनरल वेस्ट और कचरा और जो हमारा जैविक अपशिष्ट है उसमें क्या डिफरेंस है और वो किस तरह से हानिकारक है यदि हम उसको खुले में फेंकते हैं या मिक्स करते हैं जनरल वेस्ट के साथ। तो उसमें हमारे देयर इज अ डेंजर ऑफ काजिंग harms to the human as well as animal life and as well as the water and the soil. So this mixing of biomedical waste and general waste should not be done at any point of time. जहां पे भी आप बायोमेडिकल वेस्ट का पृथकीकरण कर रहे हैं, सेग्रीगेशन कर रहे हैं, वहां पे आपके पोस्टर्स लगे होने चाहिए जो कि आपको बताएं कि आपको यदि आप उसमें ग्लव्स डाल रहे हैं तो आपको रेड में डालना है, यदि आप उसमें कोई कॉटन पीस डाल रहे हैं तो उसको आपको येलो में डालना है, यदि आपका कोई शार्प ऑब्जेक्ट जैसे निडल, ब्लेड या स्कैल्पल वगैरह है तो उसका आपको व्हाइट में डालना है, यदि आपकी कोई कांच की शीशी है तो उसको आपको नीले में डालना है। तो इस तरह के पोस्टर जहां पे भी आप सेग्रीगेट करते हैं, पृथकीकरण है, वहां पे लगे होने चाहिए। वो आपके लिए भी, the person who is working in the healthcare facility, it is important, as well as the general public who is attending your healthcare facility, who are coming with the patients, should also know that these are the rules and they follow according to the guidelines that segregating the biomedical waste. चौथा जो इसमें फोर्थ पॉइंट इज रिगार्डिंग द वर्क इंस्ट्रक्शंस फॉर सेग्रीगेशन डिस्प्लेड इन लोकल लैंग्वेज। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो भी आपके बायोमेडिकल वेस्ट के चार्ट रहेंगे या आपके पोस्टर्स हैं जिसमें कि वेंडर आपको बताते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट किस किस उसमें सेग्रीगेट करके आपको हैंड ओवर करना है, वो आपके प्रदर्शित होने चाहिए। लोकल लैंग्वेज में रहें तो और भी अच्छा है, ताकि आम जनता को भी पता रहे और आपके जो हेल्थ केयर स्टाफ हु इज वर्किंग इन द हेल्थ केयर फैसिलिटी शुड ऑल्सो नो कि उसमें आप इंग्लिश हिंदी यूज कर रहे हैं या इंग्लिश मराठी यूज कर रहे हैं या आप उसमें इंग्लिश और गुजराती यूज कर रहे हैं, so that can be easily can be read and followed by the healthcare staff as well as the local public who is visiting your healthcare facility. Designated area for storage of biomedical waste, जैसा कि मैंने बताया कि स्टोरेज की हमारी दो तरह से होगा। एक तो हम जहाँ पे पृथकीकरण कर रहे हैं वहां पे उसको सेग्रीगेट करने का, स्टोर करने की फैसिलिटी होनी चाहिए, आपके कलर कोडेड बॉक्सेस वहां पे होने चाहिए। दूसरा, जब आपके अलग अलग जो कमरे बने हुए हैं या डिपार्टमेंट बने हुए हैं वहां से आप जब बायोमेडिकल वेस्ट को कलेक्ट करते हैं तो आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटी में सेपरेट एक प्लेस होना चाहिए जहाँ पे नॉर्मल पब्लिक ना जाती हो, कोई पशु ना जाता हो, और वो कवर्ड एरिया होना चाहिए, वेल कलर कोडेड होना चाहिए। वहां पे आप उसको बायोमेडिकल वेस्ट का पृथकीकरण
या स्टोरेज करते हैं, जिसमें कि आप येलो, रेड और आपका ब्लू जो रहेगा उसकी मार्किंग करके रखेंगे, और वहां पे पूरी बायोमेडिकल वेस्ट जितना भी कलेक्ट होता है हेल्थ केयर फैसिलिटी से, that should be collected over there, so that the vendor who is coming for the collection of the biomedical waste can take the biomedical waste from that place and take it to the disposal site. तो ये जो हमारे provisions हैं, these are covered under the standard F 5.1 measurable element regarding the facility ensure the segregation storage of biomedical waste as per the guidelines of biomedical waste management rule 2016. नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे एक चार्ट दर्शाया है आपके सामने, जिसमें कि लेटेस्ट जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, जो जैव अपशिष्ट को मैनेज करने के तरीके हैं, उसके अकॉर्डिंग कलर कोडिंग की गई है। साधारणतः ये सभी जगह पे जितनी भी अपनी आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, वहाँ पे पोस्टर और चार्ट लगे होते हैं कि हाउ टू सेग्रीगेट द बायोमेडिकल वेस्ट, कि आपका उसमें पीले में क्या जाएगा, रेड में क्या जाएगा, नीले में क्या जाएगा, और व्हाइट जो हमारा पंक्चर प्रूफ बॉक्स है उसमें क्या जाएगा। कुछ चीजें मैं यहाँ पे दर्शाना और बताना चाहूंगा, जैसे कि पुराने हमारे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स थे, अकॉर्डिंग टू दैट, लाइक expired medicines should always be discarded in the yellow. Earlier it was in the black bag, but now as the biomedical waste management rule first promulgated by the government of India in 1998, later on it is updated in 2016. So it is as per the latest biomedical waste management rule that the expired medicines should always, and cytotoxic medicines should always be disposed in the yellow bag only. These are the some of the provision. जैसे metallic body implants की हम बात करें, जिसमें कि यदि metallic body implant है किसी patient के अंदर, तो and these are being used in the hospitals, so that should be in the yellow, this blue box, that is नीले कलर के आपके बॉक्स में जाएंगे। आपके जितने भी आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर शार्प ऑब्जेक्ट्स यूज कर रहे हैं, जिसमें आपके निडल्स हैं, ब्लेड्स हैं, तो वो सारा आपके जितने भी नीले धातु से बनी हुई चीजें रहेंगी, दैट शुड बी डिस्कार्डेड इन द व्हाइट पंक्चर प्रूफ बॉक्स। इसमें हम एक चीज बताना चाहेंगे कि जितने भी आपके ग्लास वेयर हैं, जिसमें एम्प्यूल्स हैं, ब्रोकन ग्लासेस हैं, उसको आप प्री ट्रीट करके ही आगे डिस्पोजल के लिए दें, ताकि दिस शुड बी ट्रीटेड विद द 1% sodium hypochlorite for 20 minutes before handing over it to the vendor for the final disposal. So these charts should be displayed at the particular places where you are segregating the biomedical waste, so that the staff who is working in your healthcare facility should be well aware regarding this color coding system. इससे पहले वाले सेशन में डॉक्टर अभय ने इसके बारे में भी बताया था कि जो भी आप प्लास्टिक आइटम्स यूज करेंगे, उसको कट करके आपको डिस्पोज ऑफ करना है, जो कि हमारे जो लाल कलर का बैग है, जिसमें रेड हमारा जो बॉक्स होता है, उसमें हम डिस्पोज ऑफ करते हैं आफ्टर कटिंग द प्लास्टिक आइटम, सो दैट दिस कैन नॉट बी रीयूज्ड. सो you have to also understand the final disposal, how they are doing the final disposal, because these plastic items will be reused for the particular construction activities or recycled for the particular activities. So cutting the plastic items is very necessary before disposing them in the red bags for the final disposal. अगला जो हमारा मेजरेबल एलिमेंट है, दैट इज standard F 5.2, that is regarding the facility ensure management of sharp as per the guidelines, जिसमें कि हम पहले भी बात कर चुके हैं. फर्स्ट जो चेक पॉइंट है, दैट इज रिगार्डिंग द डिसइंफेक्शन ऑफ ब्रोकन डिस्कार्डेड ग्लासवेयर एज पर द गाइडलाइंस. तो दिशा निर्देशों के अनुसार टूटे फेंके गए कांच के बर्तन, इन सब चीजों को, और जो आपके ग्लास एम्प्यूल्स हैं, इनको आपको प्री ट्रीट करना है 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड के 1 to 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड से for 20 minutes before disposing it or giving it to the vendor for the final disposal. Sharp waste stored in the puncture proof container, जिसमें कि धारदार जो चीजें हैं आपकी, जैसे ब्लेड है, स्कैल्पल है, आपकी निडल्स हैं, उनको आप हमेशा डिस्पोज करेंगे अपने जो व्हाइट पंक्चर प्रूफ बॉक्स है उसमें, बिकॉज इसमें काफी डेंजर होता है. देयर इज lots of chances, डॉक्टर अभय ने भी बात की उसके बारे में, regarding the needle stick injury. So there are lots of chances that you will be
get infected or accidentally puncture your skin by these sharp objects. So there should be a precaution while using these sharp objects, and always dispose of them in the कहीं पे भी इन चीजों से इंजर्ड ना हो. यदि इंजर्ड होते हैं, निडल स्टिक इंजरी होती है, दैट शुड बी इमीडिएटली रिपोर्टेड टू द कंसर्न ऑफिसर. जिसमें कि आप यदि आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर काम कर रहे हैं तो अपने जो पीएचसी के मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं. इसमें एक परफॉर्मा है, देयर इज ए पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉर दैट शुड बी फिल्ड बाय द पर्सन दैट he got injured during this treating of this patient and got the needle stick injury, जिसमें कि आप उस इंसिडेंट रिपोर्टिंग भी करते हैं और साथ में उसका जितना भी आपका उसके लिए टेस्ट होने हैं या उसका जो भी ट्रीटमेंट होना है दैट शुड बी ऑलवेज बी डॉक्यूमेंटेड. बिकॉज जब आप आयुष्मान असेसर की जब असेसमेंट्स होती हैं तो दे ऑलवेज आस्क if any kind of needle stick injury happens in the facility. So these documentation will always support that the incident is happened and it is well documented, and who is the person who got exposed, and the person is trained that if he's got exposed to such kind of incident, how to treat and take the precautions regarding that particular injury. अगला जो हमारा चेक पॉइंट है दैट इज रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, पीपी. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पोस्ट पीईपी, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस. प्लीज डोंट मिक्स इट विद द पीपी. कई बार हम स्टाफ से इंटरेक्ट करते हैं तो उनमें कंफ्यूजन होता है कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस दैट इज पीईपी और पीपी दैट इज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस आप यूज करते हैं जैसा कि मैंने बताया कि जब आपको निडल स्टिक इंजरी होती है तो उसका आपको क्या ट्रीटमेंट लेना है, क्या इलाज उसके लिए आपके लिए संभावित है. क्योंकि जब भी आपको निडल स्टिक इंजरी होती है तो उसमें आपको कुछ वायरल टेस्ट, आपको वायरल मार्कर टेस्ट आपको करवाने होते हैं, जिसमें कि आप देखते हैं कि एचआईवी से संक्रमित तो नहीं है या हेपेटाइटिस बी या सी से संक्रमित पेशेंट के साथ आपका कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ है, और फिर उसका इलाज दिया जाता है. तो ये पीईपी जो है दैट शुड बी टेकन विद इन द 2 आवर ऑफ एक्सपोजर. 2 घंटे के अंदर अंदर आपको उसका इलाज लेना है. यदि मैक्सिमम आप उसको डिले कर सकते हैं तो 72 आवर्स के अंदर, 72 घंटे के अंदर अंदर आपको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस के लिए ट्रीटमेंट लेना आवश्यक होता है टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू दिस पर्टिकुलर इंजरी और एक्सपोजर. फिर हम बात करते हैं रिगार्डिंग द नेक्स्ट चेक पॉइंट दैट इज रिगार्डिंग स्टाफ अवेयरनेस ऑन व्हाट टू डू इन केस ऑफ शार्प इंजरी. धारदार चोट की स्थिति में कर्मचारियों की जागरूकता का क्या करना है. तो उसमें सबसे पहले तो ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ. वस्तु से पंक्चर होता है तो आपको सबसे पहले उसको रनिंग वाटर में वॉश करना है. इट शुड नॉट बी स्क्वीज्ड और टेकन अंडर द माउथ. It should always be cleaned in the running water and immediately reporting it to the concerned person, whether the CHO or medical officer PHC. These are the certain things which are being covered under the measurable element F 5.2 regarding the facility ensures management of SHARP as per the Biomedical Waste Management Rule 2016. ये हमारे कुछ ग्लास वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमारे पास जो पंक्चर प्रूफ बीन्स होते हैं इनका ब्लू कलर होता है. Earlier, when the biomedical waste management rule first came out, then they asked for the cardboard box for maintaining this objects, broken and contaminated glass and medicine vials. But now, after the amendment of biomedical waste rules in 2018 and subsequently in 2022, it is now advisable that the puncture-proof blue boxes should be kept for any kind of glass items which are being used in your healthcare facilities, like the vials and ampoules, to collect and store these items. जैसा कि हमने पहले बात की रिगार्डिंग द शार्प ऑब्जेक्ट्स, तो उसमें हमने बताया कि आपके जो धातु से बनी हुई चीजें हैं, नुकीली चीजें हैं, जिसमें कि आपकी सिरिंज है, स्कैल्पल ब्लेड, suture needles, this should always be stored in the puncture proof white translucent box. और इसमें आपके हब्स बने होते हैं. यू डोंट हैव टू डिसएंगेज द निडल. आप उसमें जैसे ही हब में डालेंगे आपकी निडल अलग हो जाती है और आपकी सिरिंज अलग हो जाती है.
तो needle should always be kept in this particular white translucent puncture proof box. और जो आपका syringe बचेगा, that is plastic should always be discarded in the red color boxes. So these are for your information. These are also being displayed in the healthcare facility for the information of the particular staff and the community which is visiting the particular healthcare facility. अगला जो हमारा measurable element है 5.3, that is regarding the facility ensure management of hazardous and general waste. सुविधा यह सुनिश्चित करता है कि खतरनाक और सामान्य अपशिष्ट का प्रबंधन आपको अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर सब हेल्थ सेंटर में किस तरह से करना है. प्रोविजन फॉर लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट. लिक्विड वेस्ट जो भी आपका तरल अपशिष्ट जो आपका आयुष्मान आरोग्य मंदिर में उत्पादित हो रहा है उसको आपको किस तरह से मैनेज करना है. हालांकि लिक्विड वेस्ट यदि आपके डिलीवरी पॉइंट है, यदि आपका लेबर रूम की फैसिलिटी आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर में है तो वहां पे भी आपका लिक्विड वेस्ट जनरेट होता है. दूसरा, आप यदि कोई टेस्टिंग फैसिलिटी है जिसमें कि आप टेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे भी ब्लड का यूज हो रहा है, वहां पे भी आपका तरल अपशिष्ट जनरेट होता है. तो उसका प्रोविजन हम लिक्विड वेस्ट का मैनेजमेंट किस तरह से अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे करते हैं. तो उसके लिए कुछ कस्टमाइज मॉडल्स भी हैं जिसमें कि हम पहले भी अपने कायाकल्प की गाइडलाइंस में भी बता चुके हैं कि दीज मेथड्स कैन बी यूज्ड, कस्टमाइज्ड मेथड्स कैन बी यूज्ड फॉर द पर्टिकुलर हेल्थ केयर फैसिलिटी, जहाँ पे बहुत ही मिनिमम और कम अमाउंट का लिक्विड वेस्ट जनरेट होता है. इसका इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि दिस लिक्विड वेस्ट शुड नेवर बी मिक्स विद द जनरल वाटर बॉडीज एंड द सीवेज प्लांट. जहाँ पे भी आपका नॉर्मल सीवेज है उसके साथ मिक्स होने से पहले इसका हमें निस्तारण प्रबंधन और इसका ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए हेल्थ केयर फैसिलिटी. उसके लिए हमारे पास पहले भी बताया जा चुका है कि कर्नाटका मॉडल जैसे हमारे देश में कई जगह पे यूज होता है रूरल एरियाज में, जिसमें कि हम बॉक्सेस यूज करते हैं. आगे हम पिक्चर में दिखाएंगे आपको कि उसका आपका जितना भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसमें कलेक्ट होता है दिन भर और फिर उसको हम सोडियम हाइपोक्लोराइड 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से ट्रीट करते हैं और ओवरनाइट ट्रीटमेंट के बाद नेक्स्ट डे उसको हम नॉर्मल अपना सीवेज उसमें छोड़ते हैं. मिनिमम 8 आवर्स का ट्रीटमेंट आपको सोडियम हाइपोक्लोराइड और लिक्विड वेस्ट का होना चाहिए. उसके बाद ही हम उसको नॉर्मल सीवेज में छोड़ सकते हैं. दूसरा जो हमारा चेक पॉइंट है दैट टॉक्स अबाउट द फैसिलिटी इज मर्करी फ्री. हालांकि हमारे देश में अब काफी हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो हैं दीज आर फ्री फ्रॉम द मर्करी बिकॉज नाउ मर्करी इज बैंड इन द मोस्ट ऑफ द हेल्थ केयर फैसिलिटी. मर्करी जो हम पहले पारा यूज थे जैसे कि बीयर में यूज होता था पहले, तो इस तरह के प्रसाधन जिसमें कि आपका मर्करी हो रहा है बिकॉज मर्करी इज पॉइजनस फॉर द ह्यूमन बीइंग एंड इट कैन कॉज द पॉइजनस रिएक्शंस इन द बॉडी. सो दीज use of this mercury which is a volatile metal is now banned in the most of the healthcare facility. This is not being used. तो हमारे एनक्वास में हमने प्रावधान दिया है कि यदि आपका स्टाफ वहां पे उसकी ट्रेनिंग है रिगार्डिंग द हाउ टू मैनेज द मर्करी, उसकी स्टाफ की आपकी ट्रेनिंग है और आप वहां पे मौके पर असेसमेंट के दौरान पाते हैं कि स्टाफ की ट्रेनिंग है और दो बता पा रहे हैं कि हाउ टू मैनेज द मर्करी. सो दिस पार्शियल कंप्लायंस शुड ऑलवेज बी given in the healthcare facility, though it is being always emphasized that the facility should be mercury free. mercury से related कोई भी चीज वहां पर यूज ना हो रही हो. डिस्पोजल ऑफ जनरल वेस्ट, सामान्य अपशिष्ट जो है उसका निस्तारण किस तरह से करेंगे. सामान्य अपशिष्ट जैसा कि मैं शुरू में भी बता चुका हूं कि जो जैविक अपशिष्ट से अलग होता है, लेकिन जो भी हमारे विजिटर हैं हेल्थ केयर फैसिलिटी में या हमारे जो मरीज हैं वो भी जनरल वेस्ट उत्पादित करते हैं, जिसके कारण से जनरल वेस्ट हमारे स्टाफ और जो सामान्य पब्लिक हमारी फैसिलिटी को और कम्युनिटी विजिट कर रही है उसके कारण जनरेट होता है. तो उसके लिए हमारे पास प्रावधान है कि हम उसको नीले और हरे उस कलर के जो बॉक्सेस होते हैं जो कि मतलब कम्युनिटी और पंचायत की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं, PRI दैट इज जो पंचायत की तरफ से सहयोग किए जाते हैं, या यदि हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर अर्बन एरिया में है तो वहाँ पे जो म्यूनिसिपलिटीज हैं दे प्रोवाइड दिस फैसिलिटी कि आप उसको
गीले को आप हरे में रखें और जो आपका सूखा कचरा है उसको नीले में आप डाल सकते हैं। तो दीज काइंड ऑफ प्रोविजंस आर बीइंग देयर, और हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारा जो जैविक अपशिष्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट है, दैट शुड नॉट बी मिक्स्ड विद द जनरल वेस्ट। अगला जो हमारा मेजरेबल एलिमेंट है F5.4, दैट इज रिगार्डिंग फैसिलिटी इंश्योर द ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एज पर द गाइडलाइन। जैसा कि हम बता चुके हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अकॉर्डिंग देयर आर सर्टेन प्रोविजंस फॉर द पर्टिकुलर सेग्रीगेशन, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड फाइनल डिस्पोजल ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट। तो उसी के अंतर्गत ये हमारा मेजरेबल एलिमेंट एनक्वास में कवर करता है कि वेस्ट इज कलेक्टेड एंड ट्रांसपोर्टेड इन क्लोज कंटेनर्स और बैग्स। जो भी आपका बायोमेडिकल वेस्ट है उसका जो कंटेनर है दैट शुड बी क्लोज कंटेनर। उसमें यदि आप बैग यूज कर रहे हैं दैट शुड बी टाइड ऑफ, कि उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो बायोमेडिकल वेस्ट है दैट इज कलेक्टेड एंड पिल्फरेजेस उसमें हो रहे हैं, या उसमें से छेद से कुछ भी बायोमेडिकल वेस्ट आपका कहीं से भी गिर रहा है। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। दैट शुड बी ट्रांसपोर्टेड इन द क्लोज कंटेनर, ताकि आसपास की पब्लिक और किसी को कोई इन्फेक्शन या हार्म ना हो। Ayushman Arogya Mandir has facility for disposal of biomedical waste contract with the CTF, that is Central Biomedical Waste Treatment Facility, CBWTF, और burial pit and shower pit within premises। इसमें बताया गया है कि या तो आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटी है उसका एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए CBWTF के लिए, कि आपका जो वेंडर आ रहा है दैट इज ट्रांसपोर्टिंग द बायोमेडिकल वेस्ट टू द पर्टिकुलर सेंट्रल बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी। और यदि आप वहां पे अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटी में कोई बरियल पिट यूज कर रहे हैं या शार्प पिट यूज कर रहे हैं, तो उसमें आपका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से आपके पास अप्रूवल होना चाहिए कि यू आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ बरियल पिट। और उस बरियल पिट की पर्टिकुलर डायमेंशंस हैं विच आर बीइंग डिफाइंड अंडर द clause 16 of the biomedical waste 2016 regarding what should be the depth, what should be the width। वो आपको मापदंड और डायमेंशंस का ध्यान रखना है जब भी आप बरियल पिट का यूज करें। अगला जो हमारा चेक पॉइंट है दैट इज रिगार्डिंग द बरियल पिट शुड हैव अप्रूवल फ्रॉम द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। Recycle waste managed as per the approved procedure, no burning of any category of waste within the और outside the healthcare facility। जैसा कि हम बता चुके हैं कि जब भी आप डीप बरियल पिट का और शार्प पिट का यूज करेंगे यू शुड टेक द अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये हमारा जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है और लीगल प्रावधान है दैट इज आल्सो मेंशन्ड अंडर स्टैंडर्ड D6 इन द सपोर्ट सर्विसेज, जहां सहायक सेवाओं में हमने बताया कि स्टैट्यूटरी कंप्लायंस में आपका बायोमेडिकल वेस्ट में यदि आप डीप बरियल पिट यूज कर रहे हैं दैट शुड हैव द अप्रूवल फ्रॉम द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। दूसरा इसमें आपका बताया गया चेक पॉइंट पे कि जो भी आप जनरल वेस्ट है चाहिए आपका उसमें जैव अपशिष्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट है, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ बर्निंग। वहां पे आपको उसको जलाना नहीं है। जलाने से एक तो पॉल्यूशन होता है और दूसरा उसका जो निस्तारण होना चाहिए, क्योंकि जलाने के बाद भी कुछ मेटल की चीजें हैं, धातु की चीजें हैं जो बच जाती हैं और उसके बाद भी वो नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ बर्निंग ऑफ द जैव अपशिष्ट that is biomedical waste or as well as the general waste within or outside the healthcare facility। जैसा कि हमने बात की थी कि कुछ कस्टमाइज्ड मॉडल्स हैं that can be used for the disposal of the liquid waste। One of them is regarding the Karnataka model which can be used for the ट्रीटमेंट ऑफ द लिक्विड वेस्ट, जिसमें हमने दिखाया है कि उसमें 3 बॉक्सेस होते हैं। शुरू में एक बॉक्स रहेगा जिसमें आपका जो लिक्विड वेस्ट है वो सारे दिन भर कलेक्ट होगा। दूसरा बॉक्स है जिसमें कि आपका जो लिक्विड वेस्ट होता है उसको ट्रीट किया जाता है 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से ओवरनाइट और मिनिमम फॉर द 8 आवर पीरियड, एंड देन इट शुड बी लेफ्ट इन द नॉर्मल सीवेज और जनरल सीवेज। So treatment of this liquid waste is very important before disposing it to the general sewage। That model can be used। There are other automatic lab liquid waste management machines which are available for the management of liquid waste when the liquid waste generation is very high। जैसे यदि आप लेबर रूम है, यहाँ पे डिलीवरी पॉइंट है, वहाँ पे आपका लिक्विड वेस्ट जनरेट हो रहा है, या आपका कोई टेस्टिंग एरिया है, लैब टेस्टिंग एरिया जहाँ पे लिक्विड वेस्ट जनरेट हो रहा है आपका, so that should be properly treated before going into the normal sewage। It is a regulatory requirement, it is a legal requirement
to avoid any kind of harm to the general public from this infectious waste. So this should be compliant, and the CHO should take care of this thing, as well as the medical officer, PHC should also monitor these things are being adhered and complied by the respective healthcare facility staff. जैसा कि हमने बात की थी कि यदि बायोमेडिकल वेस्ट का डीप बरियल पिट आप यूज कर रहे हैं तो उसकी क्या डायमेंशंस होनी चाहिए, what should be the depth and the width of that biomedical waste deep burial pit, वो जनरल पब्लिक के एक्सेस से दूर होना चाहिए, और वहां पर कोई पशु या कोई एक्सीडेंटली कोई patient should not reach that area. That should be covered area. So these specification and requirements are mentioned in clause 16 of biomedical waste 2016 that can be used and referred. And as I mentioned earlier also, deep burial pit, if you are using that, approval from your state pollution control body is mandatory, and that should always be adhered. With that, we have covered the biomedical waste management in the Ayushman Arogya Mandir Sub Health Center. इसके regarding जितना भी हमारा training material है, that is available on the Quality and Patient Safety Division NHSRC website. आप उसको भी refer कर सकते हैं. We are also sharing that link in the group also for the training of your staff. I also request all the participants to kindly give your feedback regarding these sessions, as well as kindly fill the questionnaire which will be shared after the completion of this session. And I again thank all the participants for participating, and requesting them to share in their groups, whether in the district or divisions or the state level, so that the maximum participation and benefit can be given to the Ayushman Arogya Mandir Sub Health Center. Now I will hand over the session to Dr. Abhay Daya for further proceedings. Thank you very much. Thank you. Very much thank you, Dr. Naveen. Again, a request from you all to please, post your questions in the chat box so that we can take up these questions and resolve your queries. So one question that I can see over here is how to disinfect the linen. Although the common practice of the linen, first of all, linen processing should be done with the segregation of the linen, that is the infected linen, soiled linen, and the non-infected linen. When we are talking about the soiled linen, it will be the type of the linen that is being exposed to any liquid exposure, vomiting, or the discharge from the patients. If it is there, such linen has to be packed in a yellow colored trolley or a bag. First of all, it has to be disinfected through the hypochlorite solution, and only then the linen is to be handed over even for the outsource agency, if it is even of Dhobi, it will be the responsibility of the healthcare facility to disinfect such kind of a linen beforehand through the hypochlorite solution. Then there is one particular question that was related to the, if we are using the multi-dose vials, how many times can it be pierced? So look, again, when you are using the multi-dose vials, I already told in my session, every time a new needle has to be used for pricking the multi-dose vials. The dosage, the timing of opening of the vial will be pasted on that particular vial only. The dosage of the dosage calculations will be taken up as per the volume of the vial. The one practice that I forget to mention, and it has to be practiced everywhere, whenever you are piercing the multi-dose vial, again, it is a good practice to wipe it with alcohol-based solutions before. तो एक क्वेश्चन हमारे से रिलेटेड है कि जब भी हम एक मल्टीडोल वाइल को कितनी बार प्रिक कर सकते हैं. मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, मल्टीडोल वाइल को जितनी बार आप डोज कैलकुलेशन के हिसाब से प्रिक कर सकते हैं. जितनी बार आप प्रिक कर रहे हैं, आपको एक नई नीडल ही यूज करनी है प्रिक करने के लिए. हर बार प्रिक करने से पहले it is a best practice to wipe the surface of the vial before pricking the needle into it. Then
From okay, so there is one question from Dr. P. Sudarshan, District Quality Monitoring Officer. Kindly share whether to pre-treat the sharps needles as per the checklist, and even if you are having the common, yes. Look, again, although Dr. Naveen has already taken up this particular point in his session, it is again is reiterated, pre-treatment of the sharp is the responsibility of the healthcare facility. There are two type of conditions in the particularly sharp management in the healthcare facilities. If you are getting a puncture proof and a tamper proof container where you are discarding the sharps directly into that container, you have to hand over that container to the common biomedical waste treatment facility without pre-treating the sharp. But if you don't have a facility of such tamper proof and a puncture proof container, you have to pre-treat the sharp through appropriate use of the hydrochloride solution before handing over to the common biomedical waste treatment facility. So it will depend on the type of the sharp container that is being used in the healthcare facility. देखिए जैसे मैंने कहा ऑल्दो डॉक्टर नवीन ने अपने सेशन में इस पॉइंट को लिया था, कोई भी वेस्ट जो हेल्थ केयर फैसिलिटी से जनरेट हो रहा है, ये हेल्थ केयर फैसिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको प्री ट्रीट करना। स्पेसिफिकली जब हम शार्प्स की बात कर रहे हैं, जो नीडल्स या बर्न नीडल्स जो आपके पास जनरेट हो रही हैं, उसका प्री ट्रीटमेंट दो चीजों पर निर्धारित होगा। एक चीज पर निर्धारित होगा, वो होगा किस तरह का शार्प कंटेनर आपके पास यूज में आ रहा है। अगर आपके पास टेम्पर प्रूफ और पंचर प्रूफ कंटेनर है, जिसको जो आपके पास फैसिलिटी में अगर शार्प के लिए मैनेजमेंट के लिए यूज हो रहा है, तब आपको प्री ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टेम्पर प्रूफ पंचर प्रूफ कंटेनर नहीं है, आपको शार्प को हैंड ओवर करने से पहले हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में प्री ट्रीट करना अनिवार्य है। Then there is one question that is related to how to use the Chittal forceps in antiseptic solution. Okay, again, it is a common practice that is being seen in all the healthcare facilities that Chittal forceps have been kept in a in a bottle having a Savlon solutions. Again, antiseptic solution has to be used, its efficacy has to be checked, and each time after 24 hours the solution has to be changed for keeping off that particular Chittal forceps. Again, it is a good practice to sterilize or disinfect the Chittal forceps whenever it is being used for any dressing or any minor surgery procedures that is performed at the sub health center. ये कॉमन प्रैक्टिस में देखा गया है कि चीतल फॉर्सेप्स को सैवलॉन सॉल्यूशन में डिप करके रख दिया जाता है एक बॉटल में। सैवलॉन का यूज मना है, आपको किसी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का यूज, अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन का यूज करना है। जितनी बार चीतल फॉर्सेप्स यूज हो रही है ड्रेसिंग और माइनर सर्जरी के लिए, इट इज अ गुड प्रैक्टिस, तो पहले उसको डिसइंफेक्ट या स्टेरिलाइज करें, उसके बाद ही चीतल फॉर्सेप्स को आप वापस स्टोर में यूज में लाएं। Look, recapping of the needles are not allowed whenever you are using the syringes. So recapping is to be avoided, it is not allowed. Okay, there is one particular question related to the sharp containers, whether the sharp container is a one-time use or multi-time. Look, tamper proof and puncture proof containers are only one time use. You hand over the whole of the white container to the common biomedical waste treatment facility. Blue container can be reused if you are not, it can be reused, but the sharp containers, if it is a tamper proof and a puncture proof container, you are handing over whole container to the healthcare facility. You are not taking the sharp out of that container and handing over the waste.
एक क्वेश्चन हमारे पास है कि शार्प कंटेनर और ब्लू कंटेनर क्या सिर्फ एक वन टाइम यूज के लिए है? जी हाँ, अगर आपके पास पंचर प्रूफ और टेम्पर प्रूफ कंटेनर शार्प के लिए आ रहा है, आप पूरा का पूरा कंटेनर हैंड ओवर करते हैं कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी को। ऐसा नहीं करते कि आप उसमें से पहले शार्प को निकाल रहे हैं और कंटेनर को रीयूज किया जा रहा है। तो प्लीज जब भी आप डिस्कार्ड कर रहे हैं, यू हैव टू हैंड ओवर whole of the box to the healthcare, common biomedical waste treatment facility. Okay, again, there is one, particular question related to the use of the phenyl for the cleaning. Phenyl is not recommended anymore for the use of the cleaning, or it is to be kept in the healthcare facility. There are various alcohol-based solutions that are available in the market for the cleaning. अगर आपके पास वो available नहीं है, you can use the hypochlorite solution for the cleaning of the surroundings of the patient environment. फिनाइल नो लॉन्गर रिकमेंड नहीं है क्लीनिंग के लिए, चाहे वो पेशेंट के एनवायरनमेंट हो या कहीं भी। इवन हेल्थ केयर फैसिलिटी में फिनाइल का यूज होना भी रिकमेंडेड नहीं है। मार्केट में बहुत सारे अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन अवेलेबल है जिनका क्लीनिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। अगेन a request from you all to please fill the feedback forms and the post cleaning questionnaire. If you have any more question, please feel free to put it in over here, so that in draft will be discarded in the yellow. Okay, again, all the one question is related to the cytotoxic drugs and the glass vials for this particular thing. Although cytotoxic drugs usage is not applicable to the Ayushman Arogya Mantri Sub-Health Center or the primary level of the healthcare facility, but all the cytotoxic drugs, all the material that is related to the cytotoxic, procedures, even for the chemotherapeutic, dosage formulations, the vials, the material that is being used, all the material along with the vials, cottons, it has to be discarded in a yellow colored liner only, but the condition is it has to be labeled with the cytotoxic mark. So again, your marking of that particular cytotoxic liner will be through the cytotoxic biohazard symbol. But all the drugs, all the vials, all the materials will be discarded in yellow colored, liner only. Okay, liquid waste in the laboratory, although, Dr. Naveen has touched upon is that particularly, disinfection of the waste that is being generated from the laboratories. For the sub-health centers where there is no sample collection facility available, there is no need to have a liquid waste treatment, arrangement to be there at place. But where the sample collection is being done, and if there is a scope of where you are discarding the sample, a temporary holding solution of the hypochlorite has to be created where the waste, liquid generated from that particular discharge is disinfected through the hypochlorite, and then it is discharged to the sewerage, main sewerage line. And for the facilities which already have a effluent treatment in, plant in place, there is no need to have a particular liquid waste treatment, arrangement at a departmental level. जिन जिन फैसिलिटी पर सैंपल कलेक्शन की सुविधा दी जा रही है या जहां पर आपका सैंपल डिस्कार्ड हो रहा है, वहां पर आपको टेम्पररी होल्डिंग सॉल्यूशन हाइपोक्लोराइड का बनाने का अरेंजमेंट, जैसे नवीन ने अपनी स्लाइड में दिखाया भी, आपको वो अरेंजमेंट करना पड़ेगा। जिन फैसिलिटीज में ऑलरेडी जो बिगर हॉस्पिटल है, जहां पर ऑलरेडी आपके पास एटीपी इंस्टॉल्ड है, वहां पर डिपार्टमेंटल लेवल लिक्विड डिसइंफेक्शन अरेंजमेंट करने की कोई जरूरत नहीं। Used vaccine vials will be discarded in a blue, blue container only, that is specifically for the glasswares, and
You don't discard the spill mercury. Spill mercury जो भी आपका after the mercury spillage, spill mercury को collect कर you have to store it in a separate container and it has to be handled to the common biomedical waste treatment facility, not along with the biomedical waste, but in a separate container. जो भी आपका स्पिलमेंट स्पिल्ड मर्करी होता है, स्पिल्ड मर्करी को कलेक्ट करने के बाद आपको उसको एक अलग कंटेनर में कलेक्ट करना है और दैट हैज टू बी हैंडेड separately to the common biomedical waste treatment facility. It need not to be mixed with the biomedical waste. Expired vaccines, it is an ideal practice that vaccines is to be returned to the manufacturer or the supplier if they are expired. For the expired medicines, if you are discarding the expired medicines, it has to be stored and segregated in a yellow bag and then handed over to the common biomedical waste treatment facilities. So again, a request from you all to please submit the feedback and the post-training questionnaires. Again, we will be live on 30th of October with another topic that is related to this particularly NQAS implementation and the primary healthcare facility. We have already given you the link of all the presentations that are made in these webinar series, and all the training material is available on the NHSRC website. Again, a request from you all to go to the website and download these resources. Recordings of this session and the PPTs will be available on the website for your reference. Look, there is no need to have a particularly donning and doffing area. Donning and doffing is being done in a sterile zone only of the operation theaters, but it is not applicable to the particularly primary health facilities. But donning and doffing has to be done after a particular scrub, detailed surgical scrub has been performed, that is performed in the scrub station. Scrub station, after that, we have a sterile area. So before entering the operation theater in the sterile area, donning and doffing has to be done. Rapid diagnostic kits are to be discarded in a RDKs are to be discarded in red container only. So with that, again, a request from you all to please fill the feedback and particularly post-training questionnaire. And we will hope to see you all again on 30th October with a new topic. And thank you for joining. Jai Hind.